नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग मराठा राज्य को देखेंगे। हालांकि इसका वीडियो अभी 2 दिन पहले अपलोड किया गया था, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से उसको डिलीट करके अब मैं पुनः इसको अपलोड कर रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इतना महत्वपूर्ण वीडियो और इतने अच्छे तरीके से आपको एक ही जगह पर इसको समझाया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से चीजें हैं, सभी इसमें मेंशन की गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मराठा राज्य 2 चरणों में हम लोग पढ़ेंगे। पहला चरण 17वीं सदी के उत्तरार्ध से औरंगजेब की मृत्यु तक, जिसमें मुख्य रूप से शिवाजी का काल आता है, उनका प्रशासन आता है, और इसके अलावा संभाजी, राजाराम और ताराबाई का काल आता है। इसको हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे, यानी आज के वीडियो में। और इसका जो द्वितीय चरण था उत्तरवर्ती मुगल काल पीरियड में, जो जिसमें पेशवाओं के वृद्धि होती है, पेशवाओं की शक्ति में वृद्धि होती है, पेशवा काल जिसको हम कहते हैं, वो हम लोग इसके द्वितीय चरण को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से 2 वीडियो में हम लोग मराठा राज्य को पढ़ेंगे। औरंगजेब के काल में, जब मुगल काल अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय मराठाओं का उदय हुआ। और मराठाओं का उदय एक प्रकार से मुगल काल के पतन की कहानी को बयां करता है। औरंगजेब के जो अंतिम के 25 वर्ष थे, वो मराठाओं से भीषण संघर्ष में उसको बिताने पड़े, और अंततः उसका परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। ओके, तो मराठाओं के उदय से संबंधित 2 बहुत महत्वपूर्ण मत हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसको देख लीजिए। ग्रांट डफ ने मराठाओं के उदय का कारण आकस्मिक अग्निकांड को बताया है। ग्रांट डफ ने कहा कि मराठा का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, जबकि जदुनाथ सरकार और एमजी रानाडे ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम मराठाओं के उदय को बताया है। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मत है। कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं शिवाजी को देखने से पहले। जहांगीर के समय में मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में गए थे 1620 ईस्वी में। और वो कौन गया था? शिवाजी के पिताजी शाहजी गए थे। जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। इसके अलावा 1630 में जब शाहजहां शासक बनता है, तो शाहजहां ने शाहजी को 5000 का मनसब दिया था। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम आज के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो मराठाओं की धुरी है, शिवाजी के बारे में। शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1680 तक था। जन्म 9 मार्च 1627 को पूना के सिवनेर में हुआ था। इनके पिताजी भोसले वंश से संबंधित थे, शाहजी भोसले उनका नाम था। माता का नाम जीजाबाई और पत्नी का नाम शाहीबाई था। इनके गुरु कोंडदेव थे, जो कि इनके दादा थे, और वो इनके संरक्षक भी थे। और गुरु रामदास भी थे, जिनका इन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, और इन्हीं के प्रभाव के कारण इन्होंने स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का लक्ष्य भी बनाया था। ओके, शिवाजी के प्रमुख युद्धों का क्रम। देखिए, शिवाजी के प्रमुख युद्धों के क्रम को हम लोग क्रम वाइज ही देखेंगे, जिससे आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर बिठाने में बहुत ही आसानी हो, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे। शुरुआत करते हैं 1643 से। 1643 ने शिवाजी 1643 में शिवाजी ने अपना पहला अभियान किया, और उस अभियान में इन्होंने सिंहगढ़ का किला सबसे पहले जीता। तो ये शिवाजी का पहला अभियान था 1643 में। 1646 में इन्होंने तोरण और मुरुम्बगढ़ किलों पर अधिकार कर लिया। 1647 में इन्होंने कोंडाना की विजय की। हालांकि उस विजय के बाद बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी, जो कि इनके पिताजी थे, इनको बंदी बना लिया। और बाद में जब कोंडाना की विजय को इन्होंने कोंडाना के किले को वापस छोड़ दिया, तब जाकर शाहजी को आजाद किया गया। 1654 में पुरंदर किला को विजय किया गया। वहां का किलेदार नीलोजी नीलकंठ था। बाद में इसने शिवाजी की अधीनता स्वीकार की, और शिवाजी ने इसको पुनः अपनी अधीनता में पुरंदर किले का किलेदार बना दिया था। किसको? नीलोजी नीलकंठ को। 1657 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से कई बार आ चुका है। 1657 में पहली बार शिवाजी का मुगलों से मुकाबला हुआ, मुगलों में औरंगजेब से मुकाबला हुआ। कब? 1657 में। ओके, इसके बाद 1659 में बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या शिवाजी ने की।
1663 में शाइस्ता खां, जो कि औरंगजेब का मामा था, जिसको औरंगजेब ने दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया और इससे संघर्ष करने के लिए भेजा शिवाजी से शाइस्ता खां को। हालांकि शाइस्ता खां पर जब शिवाजी ने अचानक आक्रमण किया तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। कब ये घटना घटी थी? 1663 में। फिर 1664 में सूरत की प्रथम लूट हुई और उस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। हालांकि शिवाजी ने उस लूट के दौरान अंग्रेज और डच कोठी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस समय अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष जॉर्ज ऑक्साडाइन था, जो कि इनके राज्याभिषेक के समय भी इनके दरबार में उपस्थित था। अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे। 1665 में एक बहुत ही प्रसिद्ध संधि होती है, पुरंदर की संधि। ये शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति जयसिंह के बीच में होती है। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। इस संधि में क्या तय हुआ कि शिवाजी 35 किलो में से अपने 23 किले मुगलों को दे देंगे और वो हमेशा मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे। इसके अलावा शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब भी दिया जाएगा। जय सिंह के कहने पर 1666 में औरंगजेब से मिलने शिवाजी आगरा दरबार पहुंचे, लेकिन वहां पर उनका उचित सम्मान नहीं किया गया, जिसके कारण वो नाराज हो गए और नाराज होने के कारण उनको औरंगजेब ने जयपुर महल में बंदी बनवा लिया। वहां पर वो बंदी बनाए गए। वहीं पर उनके हमशक्ल, जिनका नाम था हीरोजी फरजंद, उनको वो अपने उस महल में बिठाकर और खुद फूलों की टोकरी में छिप कर ये वहां से भाग गए, जयपुर महल से निकल गए। कौन? शिवाजी। कब? 1666 में। उसके बाद 1668 में औरंगजेब का जो पुत्र था मुअज्जम, उसके माध्यम से शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव रखा। किससे? औरंगजेब से। औरंगजेब ने उसी समय शिवाजी को राजा की उपाधि दी और बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार दिया। चौथ क्या है अभी आगे हम देखेंगे, एक प्रकार का कर है। ओके। फिर आते हैं हम 1670 पे। 1670 में सूरत की दूसरी लूट शिवाजी ने की। इस बार उनको लगभग 66 लाख रुपए प्राप्त हुए। लौटते समय मुगलों से एक युद्ध हुआ जिसका नाम था वाड़ी डिंडोरी का युद्ध। इस युद्ध में मुगलों को शिवाजी ने हराया और अपने लूट वाले माल के साथ अपने घर पहुंचे सुरक्षित। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 1674 में ही। दोनों देखिए, पहला राज्याभिषेक 6 जून 1774 को हुआ, सॉरी 1674 को हुआ, यहाँ 17 गलत लिख लिया है। काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा कराया गया। छत्रपति की उपाधि इस दौरान शिवाजी ने धारण की। जॉर्ज ऑक्साडाइन की उपस्थिति इस समय थी, जो कि अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए और उस पर श्री शिवा छत्रपति भी उत्कीर्ण करवाया, लिखवाया। ओके। दूसरा राज्याभिषेक, चूंकि इनकी माता का निधन हो गया था, इसीलिए दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ। और इसको किसने संपन्न कराया? निश्चलपुरी गोसाई ने संपन्न कराया। ओके। तो 1674 में राज्याभिषेक के बाद 1676 से 1678 तक शिवाजी ने कर्नाटक का अभियान किया, जो कि इनके जीवन काल का अंतिम अभियान था। 1678 में शिवाजी की अंतिम विजय, इन्होंने जिंजी का किला जीता। ये शिवाजी की अंतिम विजय थी। कब? 1678 में। जिंजी को इन्होंने दक्षिण भारत की राजधानी बनाया और 1680 में ये बुखार से पीड़ित हुए। अत्यधिक बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा शिवाजी का शासन काल है। उनके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका क्रमवार विवरण है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसको ऐसे हूबहू नोट डाउन आप लोग कर लेंगे अपने नोट्स में। ओके। अब हम आते हैं शिवाजी के प्रशासन की तरफ। शिवाजी का प्रशासन प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। जैसे प्राचीन हिंदू सिद्धांत थे, उसी पर आधारित इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजा समस्त प्रशासन की धुरी होता था, सर्वोच्च होता था। अष्ट प्रधान परिषद ये शिवाजी की बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 8 मंत्रियों की परिषद थी। हालांकि शिवाजी इन मंत्रियों से परामर्श की शिवाजी को कोई बाध्यता नहीं थी। जरूरी नहीं था कि वो इनसे परामर्श लें। वो स्वैच्छिक था कि वो चाहे तो इन मंत्रियों से परामर्श ले सकते हैं और ना चाहे तो ना ले सकते हैं। ओके। ये जो 8 मंत्री थे, ये भी पूछता है, इनको देख लीजिए। 8 मंत्री कौन कौन थे? पहला था पेशवा। पेशवा का मतलब वो राजा का प्राइम मिनिस्टर था, संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। दूसरा था अमात्य मजूमदार, ये वित्त व राजस्व मंत्री था। तीसरा था वाकया नवीश, जो कि वर्तमान के गृह मंत्री के समान है। ये राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखता था।
चौथा मंत्री था दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री होता था। पांचवा था शर ए नौबत, ये संपूर्ण सेना का प्रधान होता था, सेनापति इसको कहा जाता था, शर ए नौबत। छठा था चिटनिस या सुरनवीश इसको कहते थे, ये सचिव होता था पत्राचार विभाग का। सातवां पंडित राव होता था, ये धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। और आठवां होता था न्यायाधीश, जो कि मुख्य न्यायाधीश होता था। इसमें सातवां और आठवां पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए तो ऊपर के जो 6 मंत्री थे वे इन सब कामों के अलावा अगर कहीं लड़ाई होती थी, कहीं युद्ध करना पड़ता था तो वो उसमें भी भाग लेते थे। सिर्फ पंडित राव और न्यायाधीश भाग नहीं लेते थे, ये जरूर याद रखिएगा। ओके, एक बात और याद ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने इन 8 मंत्रियों पद में से किसी भी पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था अपने जीते जी। ओके, इसके बाद आते हैं प्रांतीय प्रशासन पे। प्रांतीय प्रशासन 5 भागों में विभक्त था, जिसको प्रांत या सरसूबा कहते थे। इसका सर्वोच्च अधिकारी सरे कारकुन होता था। प्रांत या सरसूबा महालों में विभक्त था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी सर हवलदार होता था। भू राजस्व व्यवस्था की बात करें शिवाजी की, तो ये मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। अन्नाजी दत्तो के अधीन शिवाजी ने एक बार विस्तृत भू सर्वेक्षण कराया था। कब? 1679 में। और उस माप का आधार क्या था? जरीब या काठी थी। 2 बहुत ही प्रमुख कर थे मराठा काल में, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र ऊपर किया था, चौथ और सरदेशमुखी। ये क्या थे? चौथ ये पड़ोसी राज्यों से और जिसको शिवाजी जीत लेते थे विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग वसूला जाने वाला कर था। कौन? चौथ। सरदेशमुखी ये भी पड़ोसी राज्यों से ही लिया जाता था। ये आय का 10% या 1/10 भाग लिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी 2 बहुत ही प्रसिद्ध कर थे, कई बार परीक्षा में आए भी हैं। अब आते हैं सैन्य व्यवस्था की तरफ इनकी। हमने आपको बताया सैन्य व्यवस्था, जो सेना का सर्वोच्च प्रधान सेनापति होता था उसको सरे नौबत कहते थे। घुड़सवार सेना के संगठन को पागा कहते थे। घुड़सवार सेना शिवाजी की 2 भागों में विभक्त थी, बरगीर और सिलेदार। बरगीर कौन थे? जिनको राज्य की तरफ से घोड़े और शस्त्र प्राप्त होते थे उनको बरगीर कहा जाता था, और जो इन घोड़ों और शस्त्रों का स्वयं प्रबंध करते थे उनको शिलेदार कहा जाता था। 25 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी होती थी जिसका प्रमुख हवलदार होता था। सबसे बड़ा पद 7 हजारी का होता था। ओके, शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया। शिवाजी के जो अंगरक्षक थे वो कौन थे? बहुत बार पूछा है। ये मावली सैनिक, जो मावली सैनिक होते थे, पहाड़ी लड़ाकू जाति होती है ये शिवाजी के अंगरक्षक थे। ओके, तो ये शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था हो गई। अब हम आते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों की तरफ। शिवाजी के उत्तराधिकारियों में संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय इत्यादि, ताराबाई बहुत ही प्रमुख थी ये सब। इन सब के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। शिवाजी के बाद संभाजी 1680 से 1689 तक, ये अगले मराठा के शासक बने। शिवाजी की मृत्यु के समय ये पन्हाला किले में कैद थे, जिनको बाद में छोड़ दिया गया। उज्जैन के कवि कलश से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और उज्जैन के कवि कलश को ही इन्होंने अपना सलाहकार भी नियुक्त किया था। इन्हीं के काल में अष्टप्रधान में विघटन हुआ। मुकर्रब खां, जो कि औरंगजेब का सेनापति था, उसने इनको और कवि कलश दोनों को बंदी बनाया और दोनों की हत्या करवा दी। संभाजी के बाद अगला जो शासक बना वो था राजा राम। 1689 से 1700 तक इसका काल था। इसने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और सतारा को अपनी राजधानी बनाया और एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम था प्रतिनिधि। किसने किया? राजा राम ने किया। राजा राम की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय, जो कि इसका बालक था, छोटा सा बालक था, 1700 से 1707 तक, वो अगला शासक बना और उसकी संरक्षिका राजा राम की पत्नी यानी इसकी माता ताराबाई बनी। ताराबाई के काल में मराठाओं का एक बार फिर से उत्कर्ष शुरू हुआ। सबसे योग्य महिला थी पूरे मराठा साम्राज्य की ताराबाई। 1707 में इन्हीं के काल में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद के जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह प्रथम ने, उन्होंने साहू जी को, जो कि कैद में रखा था, उनको कैद से छोड़ा और परिणाम स्वरूप साहू जी और ताराबाई में 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध में साहू जी ने ताराबाई को हरा दिया और अगला शासक साहू जी बना 1707 से 1749 ईस्वी तक। इसके काल की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि इसके काल में पेशवाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। इसने सतारा को राजधानी बनाया
और एक नया पद सेना करते का गठन गठन किया और बालाजी विश्वनाथ को इस पद पर नियुक्त कर दिया। बालाजी विश्वनाथ के इस पद पर नियुक्त होने से ही ये पद वंशानुगत हो गया। कौन सा? सेना करते का। इसके बाद राजा राम द्वितीय 1749 से 50 के बीच ये शासक बनता है। इसके शासनकाल में सगोला की संधि होती है 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में। इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवाओं को मान लिया गया। पेशवा वास्तविक नेता बन गया और जो छत्रपति थे वो नाम मात्र के छत्रपति रह गए मराठा, यानी मराठाओं की शक्ति क्षीण हो गई और पेशवाओं का युग यहाँ से आरंभ हो गया, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये रही मराठा साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आपको यहाँ अगले 3 से 4 महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार।